नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम लोग हर बार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी हमें हर बार बहुत ही शॉकिंगली न्यू इंसाइट्स दे रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके साथ बात करने के लिए, और टॉपिक है हाउ टू मेंटेन योर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस व्हाइल ट्रेडिंग। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे ट्रेडर्स जो है वो एक दो स्टॉक्स या फिर एक दो ट्रेड्स में अगर लॉस लेते हैं तो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो उसे हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यही हमारे आज के ये जो मेंटर है वो सिखाने वाले हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Good evening, Tejas. Thank you for having me again here. And it's been indeed a pleasure always to talk with you. और बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने में और आपका questions answer करने में. तो I really look forward to these sessions. So again, thank you for having me with you. And I also look forward for one more interesting, session today. Yes. तो किरण जी, पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की थी कि स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे डूज एंड डोंट्स मेंटेन कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो बेसिक है वो कवर कर ली है। थोड़ा एडवांस हम लोग जाने वाले हैं। देखिए, काफ़ी बार हम लोग मूवीज़ में या फिर सीरीज़ में देखते हैं कि वो एक्टर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हैं अपना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंट ट्रेडर बहुत ही कम ही दिखते हैं। तो उसके पीछे सीक्रेट क्या होता है, और इससे भी आगे मैं एक एडवांस क्वेश्चन आपको इसी में ऐड करना चाहता हूँ कि ये लोग अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कैसे कर लेते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस कभी आता है जब भी आपको मालूम है कि आपके पास प्रिपरेशन है, आपके पास प्लान है और आपके पास एक कन्विक्शन है कि मैं वो प्लान को वैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा जैसे मैंने प्लान किया। और ये भी कॉन्फिडेंस और भी आता है जब आप वो प्लान को जैसे प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट करें, और जब जो भी है सब रूल्स फॉलो करें, एग्जीक्यूशन का कैसा होने का है, जो भी है प्लान फॉलो करें बेसिक। तो और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं और आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो दो चीजें होती हैं। एक तो है आपको अपने प्लानिंग पे कन्विक्शन बढ़ जाता है, और दूसरा यू विल फील गुड दैट यू हैव फॉलोड योर सिस्टम। तो ये चीज करने से है ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और ये बार बार करेंगे, एक बार से नहीं आता है, बार बार करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसमें कुछ बड़ी सीक्रेट या बिहाइंड द डोर ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज द सिंपल रीजन व्हाई दैट कॉन्फिडेंस कम्स। और दूसरा आपका क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी मेरे पिछले इसमें ही आ गया था। इज बिकॉज दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दे डोंट गो एंड डू न्यू थिंग्स एवरी डे, दे डू द सेम थिंग्स एवरी डे। तो जब भी आप सेम थिंग करोगे, अपने आप कंसिस्टेंसी बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाता है। सही बात है किरण जी। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अचानक हिंड नंबर का रिपोर्ट आ गया, वो स्टॉक फॉल हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी फॉल हो गया। चलो इलेक्शन के एक दिन पहले स्टॉक अप हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी अप हो गया। इलेक्शन के रिजल्ट आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस फिर एक बार डाउन हो गया क्योंकि वो स्टॉक भी डाउन हो गया। तो चार्ट के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस अप डाउन हो रहा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक प्रकार से रोलर कोस्टर राइड खेल रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो उससे हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मुझे पता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग चार्ट की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे अप डाउन्स तो होते हैं, और वहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि जो लोग उस फॉल में भी वो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो आज करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो कॉन्फिडेंस तो शेक होता ही रहता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग कोई साधु तो नहीं है कि हम लोग अपने मन को स्टेबल रखें। तो ऐसे टाइम पे आप पर्टिकुलरली कैसे खुद को स्टेबल रखते हैं? मेरा चीज मैं बोलूँ तो एक तो चीज है, मैं न्यूज फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो न्यूज जो है एक्चुअली इन रियलिटी वो क्या करता है, आपके मन में कंफ्यूजन्स और काइंड ऑफ बायसेस आपके मन में डालता है। बायस मतलब काइंड ऑफ बायस मतलब कैसे बोलूं, इट माइट नॉट बी द ट्रूथ बट यू विल फील दैट इज द ट्रूथ। Can we say forced opinion? It is not forced opinion. Bias means like for example अभी मैं बोलूँ, अभी मैंने सुबह जैसे मार्केट खुल रहा है वो टाइम पे न्यूज़ देखा कि कल रात को यूएस में कुछ हो गया उधर का, बिकॉज
वो लोग हमसे एक दिन पीछे हैं, तो रात का उनका जब बंद होता है अपना सुबह शुरू होता है। तो कल नैस्डैक नीचे गिर गया बाय 1.5%, 1.2% नीचे गिर। सो वी डोंट नो व्हाट इज द थिंग, बट सुबह सुबह इधर इंडिया में शुरू हो जाता है नैस्डैक कल बहुत गिर गया, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये अगर हम सुन भी ले, देखने का जरूरत नहीं है, ऐसा कान में भी गिर गया तो नेक्स्ट दिन जब ये हमारा मार्केट शुरू होता है, मेरे मन में सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी इट इज देयर दैट ओके टुडे देयर माइट बी अ फॉल। तो ये बायस है व्हिच इज नॉट अ ट्रूथ, बट यू फील दैट इट इज गोइंग टू बी द ट्रूथ। तो ये जो है न्यूज ना फॉलो करने से इससे बच सकते हैं। सी न्यूज कौन सा फॉलो करना चाहिए, जो रियलिटी है, जो सच है, वो न्यूज को फॉलो करें। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जो भी हर कुछ भी न्यूज आता है वो सिर्फ नॉइस है, हाइप है, और इट इज जस्ट क्रिएटेड टू काइंड ऑफ मिसगाइड यू इन रियलिटी। तो इसके लिए ना सिंस आई कैन नॉट फिल्टर इट कि कौन सा सच्चाई है, कौन सा रियलिटी है एंड ऑल दैट, इससे अच्छा बेहतर सोल्यूशन मुझे जो दिखा वो है कि मैं न्यूज फॉलो ना ही करूं। तो मैं न्यूज़ फॉलो करता नहीं। तो मैं जब भी मार्केट को देखता हूँ, आई एम विद अ क्लियर माइंड, और मैं जो करता हूँ मैं वो चार्ट देख के what it tells me, I just follow it. That is one way. Second question आपने जो पूछा, जब भी गिर रहा है तो how will you be able to have the thing confidence that ये एक चीज समझ लीजिए, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर गिर भी रहा है तो जीरो तो नहीं हो जाएगा ना, गिरेगा तो भी certain percentage गिरेगा, because there are certain places wherein again buyers will come into the thing and it will start pushing the price higher. So there is something called as support areas, okay, and similarly there is something called as resistance areas. आप अगर कोई भी स्टॉक उठा के देखें, वो सर्टन प्राइस के ऊपर नहीं जाता और सर्टन प्राइस के नीचे नहीं आता। तो दिस क्लियरली टेल्स यू व्हाट आर द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस एरियाज। तो क्या होता है जब भी प्राइस सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है, ये होता है जब भी सपोर्ट एरिया के पास आता है तो क्या होता है, देयर विल बी लॉट ऑफ बायर्स कमिंग इनटू द place, they will be getting into the position. When lot of buyers come into the position, what happens is, because the buyers are more than the sellers, price ऊपर बढ़। Same thing happens at resistance. Resistance में क्या होता है, lot of people sell, sellers बढ़ जाते हैं, buyers कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से price नीचे आता। तो जब भी आप ये लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो एक चीज तो वेरी क्लियर है, वो तो जीरो तो नहीं होगा। इनफैक्ट when it is falling, it is a very good opportunity for you to pick up those stocks. कौन सा stocks? ऐसा नहीं कि जो सच में कुछ प्रॉब्लम में है, it's not performing well, वैसा स्टॉक नहीं, but reputed companies. Because I always tell, invest in known names, don't go with unknown names. So when it is actually falling, it is a very good time for you to take in, build up your positions. So that is the way it should be done. तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी टू द टी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जब ये मूवमेंट होते हैं उसके वक्त अपनी स्ट्रैटेजी को सेकंड गेसिंग करते हैं। सेकंड गेसिंग के ऊपर मुझे एक किस्सा याद आया। MBA कॉलेज में जब मैं था तब वहाँ पे MCQ टेस्ट हुआ करती थी, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन थे। अब वहाँ पे मैं बहुत ही स्मार्ट वर्क करता था, बहुत ही कम टाइम में स्टडी करके जाता था और अच्छे रिजल्ट भी आते थे। और मेरा एक फ्रेंड था जो 15 दिन पहले दिन रात पढ़ता रहता था, बहुत ही परफेक्ट स्टडी करता था, लेकिन जितने मेरे मार्क हुआ करते थे उससे आधे से भी कम मार्क उसके हुआ करते थे। एक बार उसने मुझे पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे MCQ में मार्क कम क्यों आ रहे हैं और आपके ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं जब ये राइट क्वेश्चन ढूंढता हूँ तो मैं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, चलो यही एक बचा, ये तो हो गए। लेकिन मेरा फ्रेंड क्या करता था, ये तो है पक्का है, लेकिन कोई ये तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, बार बार ओवर थिंक कर करके उसने ऑलरेडी जो सही क्वेश्चन, सही आंसर जो सिलेक्ट किया था, एट द एंड वो उसको रिजेक्ट करके रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट कर दे, बिकॉज ही वॉज ओवर थिंकिंग अपॉन हिज आंसर्स। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं कि ये लोग ओवरथिंक कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी चीज को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं ऐसे ट्रेडर्स? नहीं, सिंपल है, ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक में मत करो। सी द प्रॉब्लम कम्स विद टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन एलिमिनेट करने का तरीका, एक तो तरीका मैंने बता दिया कि आप न्यूज मत देखो। दूसरा है वो जो बिजनेस चैनल पे चलता रहता है, आवर सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स कीप ऑन टेलिंग यू दैट दीज आर प्रॉमिसिंग स्टॉक्स, दैट दिस एंड ऑल दैट। सी अगेन दे आर क्रिएटिंग अ बायस, ओके। तो वो भी मत देखो, चार्ट देखो अपना,
चार्ट सब कुछ बताता है। आप अगर उसको देखना चाहते हो तो बताता है, ठीक है। आप अगर आंख खुले रख के भी अंधेरे का फीलिंग है तो आपको कुछ भी डालो, फ्लड लाइट डालो, जो भी लाइट डालो आपको दिखेगा नहीं, समझ गया ना। तो वैसा ही है। तो ओवर एनालिसिस मत करो, कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो आपको आपका जो स्ट्रैटेजी आपको ठीक लगता है, आपको यू आर कंफर्टेबल विद। स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट द टाइप ऑफ थिंग व्हाट यू डू, उसमें बहुत कुछ है। आप एंट्री कैसे करोगे, एग्जिट कैसे करोगे, ऑन व्हाट इज द थिंग्स व्हिच विल गिव यू द कंफर्मेशन। और ये भी है ना, मल्टीपल कंफर्मेशंस के चक्कर में है ना लोग है ना, दे कीप ऑन मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। कीप इट सिंपल एंड जब भी कंफर्मेशन आता है, सी फर्स्ट थिंग, यस यू शुड हैव पेशेंस टू डू योर एंट्री, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था एंट्री इज द ओनली थिंग इन आवर कंट्रोल। तो एंट्री करेक्ट आने के लिए पेशेंसली वेट करना पड़ता है। एंड बट वंस इट shows up when it is time to pull the trigger, ठीक है, you shouldn't think twice, because if you think twice your target or your जो भी शिकार है आपका would have gone somewhere, समझ गया ना, related to your शिकार। जब ये आप आराम से पेशेंटली गन लोड करके बैठे हैं waiting for your prey to come, and when you see the prey you shouldn't hesitate to pull the trigger, because if you hesitate or if you make some sound that prey will run away, similar। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, अच्छा एनालॉजी मुझे हंटर मेंटालिटी। हंटर क्या करता है, जो भी हंटिंग में एक्सपर्ट हैं, लायन है, जो भी प्रेइंग एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स, वो सब लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी काम कलेक्टेड, दे वेट पेशेंटली, बट वंस दे फिक्स देयर आई ऑन द टारगेट and the prey, the kind of speed with which they move is unimagined. So this is the same thing we should do. We can learn a lot of things from nature if you really look at it, है ना। So this is what you have to do. एंड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी बार बोला जाता है, काफ़ी सारे जो गुरु है वो बताते हैं कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में? This is true. Fundamental analysis and technical analysis are two of the types of analysis what you can do. But there are some pros and cons with both the analysis method. So the idea ये रहना चाहिए that you should choose something which will be suitable for you. अभी मैं आपको बताता हूँ, fundamental analysis करने के लिए ना, you should be able to read the financial statements as far as equity market is concerned. ठीक है, आपको वो लंबे चौड़े जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं एंड ऑल दैट, उसमें जो 1000 चार्गन्स रहते हैं, पी रेशियो, एबिटा, एक्सपेंसेस रेशियो, लायबिलिटी, अलोकेशन, दैट, दिस 1000 चीज रहती, ठीक है। ये जो है जार्गन्स जो है कॉमन पर्सन को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, ठीक है। सिमिलरली if you do fundamental analysis of some other asset class, like for example commodity, like for example pulses, grains, जो उसका fundamental analysis क्या रहेगा, आपका मानसून प्रेडिक्शन कैसा है, आपका कितना हेक्टेयर पे कल्टीवेशन होने वाला है, what is the yield, ये सब का एनालिसिस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप करेंसी एक एसेट है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या हो गया, फॉरेन पॉलिसीज हो गया, गवर्नमेंट क्या कर रहा है एज फार एज टाइटनिंग द flow of the money in the market, whether they are increasing interest, lowering the interest, whether there is some war going on. So fundamental analysis for different asset classes is different. The skills needed is different. ठीक है, whereas technical analysis ऐसा एक स्किल है और एनालिसिस टाइप है, irrespective of the asset class. आप स्टॉक्स ले लो, क्रिप्टो ले लो, कमोडिटी ले लो, करेंसी ले लो, कुछ भी ले लो, the technical analysis skill is the same. So which is more convenient and easy? Technical analysis. So that is why I personally like technical analysis. और मेरा दूसरा मानना है, fundamental analysis is like the past data. Okay, the past जो भी हुआ है उसका रिजल्ट दे है प्रोक्लेमिंग। अभी मुझे एक चीज बताइए, पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप फ्यूचर कैसे बता सकते हैं ये कंपनी अच्छी होने वाली है, अच्छा करने वाला है? इट इज डिफिकल्ट, राइट? बट टेक्निकल एनालिसिस में ये हमको इश्यू नहीं है, बिकॉज द पास्ट डेटा विल आल्सो गिव अस व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। एटलीस्ट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तो दिख जाता है। तो हमको क्या करने का है, जब भी रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है सेल करो, सपोर्ट के लेवल पे आता है तो बाई करो, सिंपल है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट टूल, बिकॉज इफ यू लर्न दिस स्किल
technical analysis, chart reading, if you learn this, you can play in any asset class. So you need not limit yourself. So that is the thing. So people have to decide. Yes, for long term investment, for long term मतलब 10 years plus, 20 years plus. तो उसके लिए if you go through fundamental analysis, which is not only the financial statements, आपको जो company का जो plans है, क्या करने वाला है, whether they are expanding, what are they getting into, are they upgrading themselves, are they investing in new technology, are they reinventing themselves, ये सब जानने से आपको long term मतलब 10 years, 12 years का करने के लिए, because all these plans ना it takes time. अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का है, वो आज मैं डिसाइड करके कल अडॉप्ट नहीं कर सकता है ना. इंडस्ट्रीज दे हैव टू सेट अप द सिस्टम, सेट अप द होल स्ट्रक्चर, दे हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग, इंस्टॉलिंग, एंड देन इट विल स्टार्ट टू गिव देम रिजल्ट्स, राइट. एंड वो प्रोजेक्ट करने में 3-4 साल लगता है, और उसके बाद 2-3 साल स्टेबलाइज होने को लगता है, एंड रियल थिंग्स रिजल्ट्स विल स्टार्ट फ्लोइंग ओनली इन 8-10 years later. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनीज विजन, वो किधर जाना चाहती है, कितना बढ़ना चाहती है, कितना बड़ा होना चाहती है, ये चीज करने के लिए यस यू कैन यूज फंडामेंटल एनालिसिस फॉर स्टॉक्स. बट फॉर अदर एसेट क्लासेस फंडामेंटल एनालिसिस करके मेरे हिसाब से तो कुछ यू कैन नॉट गेज इन. तो दैट इज माय टेक ऑन दिस. ग्रेट. तो एक और आपको पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए आपके मन में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके बोलने में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि दिस कॉन्फिडेंस इज बैक्ड विथ एक्सपीरियंस. लेकिन शुरुआत में आपने जब ट्रेडिंग शुरू किया था तब आपके पास स्ट्रैटेजीज तो होगी जो अच्छी है, बैक टेस्टेड है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करते वक्त आपका भी कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा. So how did you overcome this? See, one thing what I did, in initial days was, since I was learning different things, I was very careful about how much I can extend myself. Okay, so वो इसमें ऐसा होता था कि even if I was wrong, I was not taking big hits. तो मेरे मन में पहले से ही ये क्लियर था that whatever risks I take should always be calculated risk. I never used to take reckless risk. Yes, it's not that I have not done. ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है. Because see, at the end of the day, the emotion, okay, that fear and greed वाला जो emotion है, उसको काबू में रखना is as good as getting into a very, what you can say, meditative state. तो इतना आसान नहीं है. So I realized early that more than learning about the technical things and how to do things and executing things, मुझे ये बहुत जल्दी मालूम पड़ गया that it is a mind game. और उससे ज़्यादा if you go deeper, it is about the emotions, fear and greed. ये दोनों को कैसे हम tame कर सकते. तो जब भी मुझे वो realize हुआ तो I started exploring on how to tame these two kind of strong emotions. तो वो करता गया, एंड धीरे धीरे as I always tell, it's not about one big win, it is always about small consistent wins. That is what makes the difference between a lifelong winner and a lifelong loser. Great. तो देखिए आपके ये जो आंसर्स है टेक्निकल आंसर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फिलोसफी भी उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं. दोनों का एक मिक्सचर होता है आपके आंसर में. एक और चीज़ है, आप हमेशा कंसिस्टेंसी के बारे में बोलते हैं, लेकिन देखिए ये जो अप्स एंड डाउन्स है, लॉन्ग टर्म के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो इसमें एकदम शार्प फॉल आ गया या फिर शार्प स्किप आ गया, तो वहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ही शेक हो रहा है. नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसा, देखिए कॉन्फिडेंस क्यों शेक होता है, जब आपको है ना आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है तो भी तभी ये कॉन्फिडेंस का आपको कम हो रहा है. ठीक है, बट अगर आपने अपना प्रिपरेशन अच्छा किया, आपका सिस्टम पे आपको भरोसा है, भरोसा भी कैसे आता है, नॉट अ ब्लाइंड ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ. आपके सिस्टम को इट इज लाइक वो जो बोलते हैं ना, वो मतलब एक पत्थर को अगर वो एक शिल्पकार के हाथ में दे दें तो पत्थर भी जब भी वो अनफिनिश्ड रहता है, he can see the final idol. तो वो क्या कर रहा है, he's actually he's not carving an idol, he is taking off unwanted things from the stone. That is how a beautiful idol comes in, correct? So the same thing we have to adapt. We have to start eliminating unwanted क्या बोलते हैं
है ना, बहुत क्लैरिटी है, एंड once clarity is there, no, all these things don't be not affect. सुनने में ये आसान है, कितना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज करना पड़ेगा कि यस, these are all unnecessary things, these are actually holding me back, these are actually pulling me down. ये पहला रियलाइजेशन आएगा तो ही इसके ऊपर काम कर सकते हैं ना। और ये रियलाइजेशन कभी आएगा जब ही आप हारते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, यू आस्क क्वेश्चंस, व्हाई डिड इट हैपन, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, व्हाट वाज दैट आई कुड हैव डन टू इंप्रूव दिस। ये 3 क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको इफ यू आंसर ऑनेस्टली, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, और वो जो सीख मिलता है वो मिस्टेक कमिट करके आपको वापस जब भी ऐसे ही कोई सिचुएशन आएगा, और then you will remember, no, this was the thing I did last time, this was the mistake, so this time I will not commit the same mistake. एक चीज ध्यान रखिए, एक स्मार्ट आदमी वो होता है जो कभी गलती नहीं करता, वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट आदमी वो है जो एक बार गलती करता है उससे सीख के अन्यथा से मिस्टेक ना करे, वो स्मार्ट आदमी। तो यही है। तो आपका जो भी मिस्टेक्स है, मैं पहले भी बोला हूँ, जब भी आप छोटे हैं, मिस्टेक्स जितना मिस्टेक्स करने का है तभी करो। एक बार आप थोड़ा if you are started growing into something, okay, not something big, but even if something, then that is not the time for you to commit mistakes, because वो time पे भी ना it is very, क्या बोलते हैं, very fragile situation, because you are starting to build your confidence, and because of one reckless move, आपके जितने भी महीनों का confidence आपने काम करके बढ़ाया है, एक झटके में आ सकता है। it can come crashing down. तो इसके लिए है ना, तो always don't be too aggressive, don't be too eager. Simple है यार। All of us have lot of years to live. Of course मुझे मालूम नहीं है मैं कितना साल जीऊंगा and all that, but at least I know that I will live. Correct? तो क्या जल्दी है, क्यों कल ही मुझे करोड़पति बनना है ना यार। 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, आराम से करो। रोज 50 मीटर्स 100 मीटर्स दौड़ो, बस एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ के किधर पहुंचते। अगेन फिलोसफी। नो, इट्स नॉट, सी आई विल टेल यू, सी इट्स नॉट फिलोसफी तेजस। फिलोसफी को लोग लगता है फिलोसफी है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, सी इन रियलिटी ना, आवर लाइफ इफ यू लुक एट इट, इट्स नॉट, सी लोगों को लगता है फिलोसफी मतलब सब बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं करता हूँ ना, बोलता हूँ। इट्स नॉट फिलोसफी, इट इज व्हाट यू नो, इट इज क्लैरिटी ऑफ। नहीं किरण जी, मैं ये फिलोसफी, यस, मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक ईच ट्रेडर एट सम पॉइंट बिकम्स अ गुड फिलोसोफर। नहीं, मैं वो भी बोल रहा हूँ, फिलोसफी क्या है। फिलोसफी है ना, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता। मैं जो बोल रहा हूँ ना, इस क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट कभी आता है व्हेन यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड व्हेन यू आर क्लियर अबाउट वेयर यू वांट टू रीच, देन यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट को फिलोसफी करके अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, इट इज, आई थिंक द वे आउट दे आर लुकिंग इट इज रॉन्ग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आई मीन आई टेल माई सेल्फ, ओके, आई एम नॉट सम ग्रेट एक्सपर्ट और समथिंग लाइक दैट। व्हाट आई फील इज आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम लर्निंग्स एंड आई हैव लर्नड लॉट ऑफ लेसन। और आज मैं जो भी कर रहा हूँ इज आई हैव ग्रोन, व्हाट यू कैन से, स्टेप बाय स्टेप, एंड आई हैव लर्नड माय लेसन्स वेरी वेल। तो वो उसके वजह से क्या होता है, मेरे जो मिस्टेक्स जो होते थे पहले वो बहुत कम हो गए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। सेम चीज है, टेक केयर ऑफ योर मिस्टेक्स, रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन रियलिटी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो किरण जी, अब मेरा लास्ट सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एक ट्रेडर के मन में आता ही है। देखिए, हर एक ट्रेडर, हर एक जो उसका ट्रेड है वो सक्सेसफुल नहीं करता, हर एक ट्रेड उसका प्रॉफिटेबल नहीं होता। इवन जो बड़े ट्रेडर्स है वो बोलते हैं कि मेरी ये जो भी वेल्थ है वो मेरे सारे ट्रेड से नहीं आए हैं, कुछ 20-30 जो परसेंट मेरे ट्रेड है वो अच्छे गए, इसी वजह से मैंने इतनी वेल्थ कमाई है। तो लेकिन काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी फेस करते हैं कि वो कंसेक्यूटिवली लॉस फेस करते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू डाउनग्रेडिंग देयर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे लूजिंग स्ट्रीक जो है वो फेस करने के बाद ट्रेडर अपना कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन कर सकता है? देखिए, सी इट इज लाइक दिस, ओके, एवरी डे विल नॉट बी द गुड डे, सो देयर विल बी सम बैड डेज। तो the only thing what we can control is we ensure that whenever there is a bad day, the damage is not extensive. तो उसका ध्यान रखना चाहिए, एक तो वो चीज है। दूसरा जो है, आपका जो सिस्टम, आपका जो प्लान इतने दिन से चल रहा था, आज अगर something unexpected happened and all that, you should not be blaming the plan, because इतना दिन तो काम कर रहा था,
That means what? There is something has changed. Either the market structure has changed, or some fundamental things has changed, or something has changed. That is why your plan is not working. So what we have to do, instead of blaming ourselves that नहीं मैंने गलती कर दिया and all that, we should look at, okay, what has changed, and when we know what has changed, we can do the necessary adjustments to our plan. ये दूसरी बात. तीसरी जो है is of course emotional control. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी है ना, जो भी ट्रेड करते हैं एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है कि वो रोज ट्रेड करते नहीं. मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया, ये दिन भर है ना बाई सेल करके जो बैठते हैं ना, तो उनका दिमाग पहले तो खराब हो जाता है. तो वो सब नहीं करते. जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, दे ट्रेड ओनली व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी और व्हेन दे सी द राइट अपॉर्चुनिटी. तो ये वाला जो क्या बोलते हैं, ठहराव, मतलब होल्ड इट बैक. Okay, it's not necessary that you go and trade every day. Not required. Only when you win. So when you hold yourself back, obviously your quality of trades will improve. So always focus on quality rather than quantity in everything, even in life. Don't ever focus on quantity. Focus on quality. तो अपने आप आपको मिल जाएंगे results. Great. So किरण जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड हर बार की तरह आज भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे. सबसे पहले तो एक ट्रेडर को अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है, इसके काफ़ी सारे सीक्रेट आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, टेक्निकली विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड विथ लिटिल टच ऑफ फिलोसफी एज वेल. आप इसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बोलते हैं, लेकिन मैं तो उसको फिलोसफी बोलूँगा. लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सर के ऊपर से जा रही है, बीइंग वेरी न्यू टू दिस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग. हम जैसे कॉमन लोग जो चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाती है उसको फिलोसफी बोल देते हैं. So any last thought to our audience? तो है ना, जो वो अगर ऐसा जा रहा है ना, so it doesn't mean that that it is something complex. It is not. You are feeling so because you are not aware of. Okay. तो इसको अगर बाउंसर से आपको है ना गुड लेंथ बॉल में कन्वर्ट करने का है, सिक्सर मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेके स्टडी करके प्रिपेयर करना. वैसे करेंगे तो आपको बाउंसर भी आएगा, तो अपने रोहित शर्मा के जैसे हुक शॉट मार के 6 रन बना सकते. तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फन टॉक्स के साथ बहुत सारा अमेजिंग नॉलेज आपको मिलने वाला है. हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी अपने ज्ञान के पिटारे से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ फ्री में शेयर कर रहे हैं. तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपकी जो भी थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Before we conclude, Tejas, I want to share one thought as a conclusion for this thing. Yes sir, please. So actually है ना, since we were talking about confidence ना, so confidence है ना doesn't always come from being right. ठीक है, वो किससे आता है? It comes from knowing that even when you are wrong, okay, you can recover and stay true to your path. उधर से आता है confidence. That is what I wanted to conclude this amazing session. Cool. तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर नोट कीजिए, एंड इस चैनल को देखते रहिए अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो. बाय बाय.